अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू वुड बी फाइन। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने रिसीवेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, बैड एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड, ठीक है, एमसीक्यूज किए थे और उसके रिव्यू क्वेश्चंस किए थे। उसमें से अभी मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ उसमें पूछना है, तो वो मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। उसमें कोई चीज़ें हैं क्योंकि मैं उनके मैसेजेस रीड नहीं कर सका, तो कुछ ने ऑडियो मैसेजेस भेजे, तो मैं उसको सुन के क्लास के बाद तो आपको रिप्लाई कर देता हूँ उसका आंसर। अभी हम एक नए टॉपिक के साथ आज प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये एक और एडजस्टमेंट होगी जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी। अब इसमें देखें कि हमारे पास ना सबसे पहले जो हमने एक्सपेंसेस को पढ़ा था, वो एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास आते थे, उसको हम शुरू में हमने पढ़ लिया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, हम उनको ना एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। इस चैप्टर में जो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें इनको हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर्स हैं। है वही चीज़ है, एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन इसमें चैप्टर है, उसमें एक्सपेंडिचर के नेम से हम उनको देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। जो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जो भी आप पैसे लगाएंगे, उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? रेवेन्यू और कैपिटल। अब इसमें देखें जो हमारे पास ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पहले नंबर पर तो ये आपके शॉर्ट रन एक्सपेंसेस होते हैं, शॉर्ट रन एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस होते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म को आप ये भी कह सकते हैं कि आपके ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपके होते हैं नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने पे, नॉन करंट एसेट्स एक्वायर करने पे, नॉन करंट एसेट्स परचेज करने पे। अब देखें जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना बिजनेस में, जो कोई भी आप पैसा जब लगाते हैं बिजनेस में, कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर तो वो आपकी इंटेंशन ये है कि आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप लैंड परचेज कर लेते हैं, आप बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, आप मोटर व्हीकल्स परचेज कर लेते हैं, आप कोई फर्नीचर परचेज करते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स परचेज करते हैं, आपको मशीनरी परचेज करते हैं, कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं, वो सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स पे जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं उनको हम शॉर्ट रन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास शॉर्ट रन में डे टू डे में क्या होंगे, जैसे कि आप वेजेस एंड सैलरीज पे करते हैं, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज की आप बिजनेस को रन करने के लिए होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? बिजनेस का रन करने के लिए होते हैं। उसके बाद आप इसी तरह मेंटेनेंस के कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर्स हो गई, ये भी टर्म यूज होती है, ये आपके पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं।
सिमिलरली आपके पास कोई एडमन से किसी को पर्सन है, उसकी सैलरीज वेजेस हैं, वो भी इसमें ही आएंगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। व्हेन यू पे यूटिलिटी बिल्स, तो यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं ये भी बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। आपके नॉन करंट एसेट की जब अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है या ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने से क्या मुराद है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस किया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ वैन। वैन की सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो वैन की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज़्यादा बैठेंगे, आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे। तो उसका जो भी सीटिंग एक्सपेंशन करवाने पे, सीटिंग इंक्रीज कराने पे जो भी एक्सपेंस आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ये वैन के लिए हो गया, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एडिशनल क्लासरूम्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एकेडमी है या एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो क्या करते हैं, उन्होंने एडिशनल क्लासरूम्स बनवा लिए। एडिशनल क्लासरूम बनाने का ये फ़ायदा होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से ज़्यादा वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली इदारे की अर्निंग कैपेसिटी होगी, दैट विल एनहांस, दैट विल इंक्रीज। तो वो जब इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह आपने क्या किया, आपके पास जो स्टोर रूम था आपने एडिशनल स्टोर रूम बनवा लिया, आपको एक स्टोर रूम और चाहिए था, आपने एडिशनल स्टोर रूम बना लिया। एडिशनल स्टोर रूम जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से स्टोरेज भी इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह जो प्रोडक्शन है, किसी की आउटपुट इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा काम किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो मशीनरी थी उसका आउटपुट 10% 20% इंक्रीज कर दिया, आपने कोई ऐसी अल्ट्रेशन करवाई जिससे क्या हो गया, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अल्ट्रेशन which increases आउटपुट, अर्निंग कैपेसिटी और आउटपुट, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। आपने एक मशीन थी उसमें आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई एडजस्टमेंट्स करवाई, उसमें जब एडजस्टमेंट्स करवाई तो उसका आउटपुट इंक्रीज हो गया 10% 20%, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास मशीनरी होगी उसको फिर आप रिपेयर करवाएंगे, उसकी जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो सारे के सारे, उसकी रनिंग कॉस्ट हैं, वो सारी की सारी आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएंगी। रनिंग एक्सपेंसेस जितने भी आए जाएंगे उस मशीन के, वो सारे ऑल विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना आता है कि आपके पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बेसिकली दे मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन
अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और नॉन करंट एसेट। ठीक है, आप जैसे देखें कि आपने क्लासेस में कुछ रिपेयर करवाए हैं, तो रिपेयरिंग की इसलिए करवाई है, उसका फ़ायदा ये नहीं होगा कि अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका फ़ायदा ये होगा कि अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, मेंटेनेंस करवा रहे हैं आप। इसी तरह आप क्या करते हैं, को पेंट वगैरह करवा लेते हैं, तो अगर आपके चल रहा है, स्कूल वगैरह चल रहा है, इदारा चल रहा है, सही चल रहा है, और इसमें कोई पेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ी है, आपने उसको पेंटिंग करवा दी है, तो वो जो पेंट वगैरह करवाएंगे वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इदारे की रनिंग के लिए होते हैं, डे टू डे रनिंग के लिए होते हैं, और वो उनसे जो इदारा है उसके कैपेसिटी जो है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो अर्निंग इंक्रीज नहीं होती बल्कि मेंटेन होती है, तो वो सारे के सारे आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। अच्छा, फिर आते हैं कि इनकी अकाउंट्स में ट्रीटमेंट आपने कहाँ कहाँ ट्रीट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट में क्या होंगे, एज एन एक्सपेंस ट्रीट होंगे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट, ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उनको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये हमारे पास है बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स के, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैसे अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है ना, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, ट्रीटमेंट भी हमने देख ली। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स, और उनको हम उसके थ्रू हम चलते हैं। ठीक है, अब एक तो चीज ये है कि ये एक तो चीज आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये वाली क्लियर कर ली। दूसरे नंबर पर आपके पास ना जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आप जो इंपोर्ट करते हैं उनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उनकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज नहीं करनी वो ज़रा देख लें। हमारे पास जो अगर कोई नॉन करंट एसेट है ना जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ज़रा हम देखते हैं कि उसको लेके चलते हैं उसकी एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। जो भी आप एक्सपेंस करते हैं ना, आप कोई भी नॉन करंट एसेट है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है, किस कंडीशन में लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर incurred to bring a non current asset, any expenditure incurred to bring a non current asset to its intended use इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी आप एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे एक नॉन करंट एसेट को उसके इंटेंडेड यूज में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटेंडेड यूज में क्या चीजें आती हैं वो जरा देखें। इंटेंडेड यूज का मतलब, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने एक प्लांट लगाना है जिससे आपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग करनी है
और स्टील रोड्स जो हैं, आयरन रोड्स, वो आपने सेल करने हैं, ठीक है। आपके इंटेंडेड यूज है आयरन रॉड की प्रोडक्शन। तो जो भी एक्सपेंडिचर्स वहां तक आएंगे वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे, उस पोजीशन तक लेके आने के। उसके बाद आपके पास जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखें, आप परचेज प्राइस पे करते हैं, आप परचेज प्राइस पे करते हैं किसी चीज की, तो परचेज प्राइस में आपके पास जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो आप उसमें से माइनस कर लेंगे, उसकी प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, वो आप उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जितने की मशीनरी है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन ली है और उसमें से आपको 1 लाख का डिस्काउंट मिला है, 900,000 बच गया, और 900,000 विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, अगर आप इफ यू आर इम्पोर्टिंग दैट मटीरियल दैट मशीनरी, देन इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज जितनी होंगी दोज विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो डेफिनेटली आप पोर्ट पे मंगवाएंगे चीज़, कराची अगर पोर्ट पे आ गई या ग्वादर पोर्ट पे आ गई, और आप लाहौर रह रहे हैं, फैसलाबाद रह रहे हैं, आप पेशावर रह रहे हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं, इस्लामाबाद वगैरह, तो आपको वहां से लाहौर तक मंगवाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी बियर करनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो भी आपके पास आ जाएगी, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट होगी, लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए जो स्पेशल क्रेन आपने यूज कर किए हैं और उसको मशीन को पहले लोड करवाया था और फिर अनलोड करवाया अपनी साइट पे लाकर, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो लीगल कॉस्ट आती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती हैं वो भी आपके पास, आर्किटेक्ट की कॉस्ट भी आ जाएगी, उसकी फी भी आ जाएगी इसके अंदर ही आपके, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक इंटेंडेड यूज में तो नहीं आया, ठीक है, तो आपने लीगली जो कॉस्ट इंकर की होंगी इसको मंगवाने के लिए, वो भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगी। उसके बाद लीगल कॉस्ट और ये जो आर्किटेक्ट वगैरह की कॉस्ट है, इसको आपने जब इंकर कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपके पास ना साइट प्रिपरेशन भी करवानी है आपने। साइट प्रिपरेशन, आपने कभी देखा होगा कि ये जो प्लांट लगते हैं, मशीनरी इंस्टॉल होती है जहाँ पर ये आयरन रोड्स वगैरह बनते हैं, स्टील इंडस्ट्री हो गई या शुगर इंडस्ट्री हो गई या सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जो प्लांट लगता है ना, उस प्लांट में ये होता है कि पहले साइट प्रिपेयर होती है, ठीक है। पहले क्या होती है, साइट प्रिपरेशन होती है। जो साइट प्रिपरेशन होती है ना, उससे ये होता है कि जैसे कि बेस बनाई है आपने, बेसिस पहले बनाई है, जैसे ये फर्नेस वगैरह लगती है तो उसके लिए शेड बनता है, और फिर वो वायरिंग वगैरह होती है, सारा कुछ, ये सारा सिविल वर्क जितना भी हो रहा होता है, ये सारे का सारा आपकी साइट प्रिपरेशन के पार्ट होता है। तो ये जो साइट प्रिपरेशन होती है उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो भी उस ऐड हो जाती है उस एसेट की, जो प्लांट होता है उसकी वैल्यू में, ठीक है, कि मशीन लगवाई है। अब साइट प्रिपरेशन होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन लोगों से आपने ज़मीन ले ली है जहाँ पर आपने साइट प्रिपेयर की है, कंक्रीट डाली है, उसको सारा कुछ आपने प्रिपेयर किया है, तो उसमें यह कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आपने जब वापस जाना है, ठीक है, आपने क्या करना है, जब वो जगह छोड़नी है, खत्म करनी है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आप क्या करेंगे, वो साइट रीस्टोर करके देंगे। वो क्या करेंगे, साइट को रीस्टोर करेंगे। तो जो रीस्टोरेशन कॉस्ट होती है, रिस्टोरेशन ऑफ साइट कॉस्ट, वो भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जैसे जमीन ली थी वैसे ही आपने उसी तरह ही वापस करनी है। जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड ली थी, उस एग्रीकल्चर लैंड को रिस्टोर करके देना जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
रिस्टोरेशन ऑफ साइट कॉस्ट, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट होगी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। इसी तरह आपके पास जो ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, नॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं मशीन यूज़ करने के लिए, क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ को, उसकी कॉस्ट कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू use machine, or you can say asset, non-current asset is a revenue expenditure, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें, आपने अगर ट्रेनिंग कर दी है तो आपको ये कंफर्म तो नहीं है ट्रेनिंग लेने के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो आपके बिजनेस में काम करता ही रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहेगा, वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। इसलिए आप उसे कैपिटलाइज नहीं करते। वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती हैं वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास आ गए एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारे पास रिसीट्स होती हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं, आपके पास जो रिसीट्स लॉन्ग टर्म होंगी वो कैपिटल हो जाएंगी, जो शॉर्ट टर्म होंगी वो रेवेन्यू होंगी। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ठीक हो गया। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ना, वो हमारे पास होती हैं आपकी रूटीन जो रिसीट्स होती हैं। रूटीन रिसीट्स में आपके पास क्या आ जाता है कि जो आपने जो सेल्स रेवेन्यू करते हैं, सेल्स रेवेन्यू, वो आपकी रूटीन रिसीट्स आ जाती हैं। सेल्स रेवेन्यू के बाद आपके पास जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी आपका शॉर्ट टर्म होता है, नॉर्मली बिजनेस में मिल जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा। आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, रेंट रिसीव्ड, दैट वुड बी रेवेन्यू रिसीट। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड, दीज आर ऑल रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या आ जाता है, एक तो आपके नंबर वन सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट। आपने नॉर्मल गुड्स नहीं सेल की, आपने नॉन करंट एसेट सेल कर दिया। तो नॉन करंट एसेट जो होता है वो तो आपके पास आपकी इंटेंशन होती है, वो आपने परमानेंट यूज के लिए रखा होता है बिजनेस में। जब आप उसे सेल कर देते हैं, ठीक है, तो जो उससे आपको रिसीट्स मिलती हैं, जो पैसे मिलते हैं, जो आपको वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। अगर आपने आपकी इंटेंशन थी कि कोई चीज आप रीसेल करेंगे और उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगी, वो सेल्स रेवेन्यू हो जाएंगे रूटीन के, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो आपने लोन लिया है, बैंक लोन आपने लिया है,
रिसीव्ड, आपने जो अमाउंट रिसीव की है बैंक लोन की, वो भी आपकी कैपिटल रिसीट आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास कैपिटल होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब तक बिजनेस रहेगा कैपिटल रहेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, दैट इज कैपिटल रिसीट। ठीक हो गया ये सारे। अब जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और कैपिटल रिसीट्स होती हैं, इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में आ जाती हैं। सेल्स हैं तो आप ऊपर सेल्स में लिखेंगे उसको, सेल्स के अलावा इनकम्स हैं तो अदर इनकम में ट्रीट कर लेंगे उसको। ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट सॉरी रिसीट्स होती हैं या कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ये सारी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो रही होती हैं। कहाँ पर शो हो रही हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, वहां पर आपने शो करनी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिसीट से, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट से रिलेटेड, तो वो आप पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। जहाँ से जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना, आपने कहा नॉन करंट एसेट के इम्पैक्ट, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं ना वो यहाँ मैंने ऊपर पढ़ाए थे, यहाँ पर ये वाला कि आपके पास इम्पैक्ट्स नहीं है। ये मैंने बताया कि अगर आप नॉन करंट एसेट इंपोर्ट करते हैं, दिस इज नॉट द इम्पैक्ट, इंपोर्ट करते हैं बाहर से आप मंगवाते हैं। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आपने शामिल करनी है। ठीक है, और अगर आप इंपोर्ट नहीं करते, आप लोकल भी, फॉर एग्जांपल आप अगर कराची में है तो आप लाहौर से कोई चीज एसेट मंगवा लेते हैं, या आप पिशावर में हैं या इस्लामाबाद में हैं तो आप कराची से किसी फैक्ट्री से, किसी प्रोड्यूसर से कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसमें आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज के अलावा बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, परचेज प्राइस आएगी, उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है तो वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज उसमें ऐड हो जाएंगी कॉस्ट में, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी अगर आप पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर करने वाली कंपनी, आपको सेल करने वाली कंपनी बेयर कर रही है, तो वो फिर आप उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो आपकी कॉस्ट नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट होगी, लीगल कॉस्ट जितनी भी होगी, लॉयर वगैरह आपने हायर किए, आपने आर्किटेक्टर को पैसे दिए, साइट प्रिपरेशन आपने इंजीनियर वगैरह को जो पैसे दिए, जैसे ये सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जब आपने कोई प्लांट लगाना होता है तो वो पहले साइट प्रिपेयर करते हैं, सारा सिविल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं जब तक प्लांट आता है। उसके बाद साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि आप साइट को एज इट इज वापस करके देंगे जैसी थी, ठीक है, तो साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट होती है। तो साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट जो होती है वो आपका, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। जाजेब, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई मसला है तो दोबारा पूछ लें। मुस्कान समझ आ गया, ओके गुड, वेरी गुड सर। इफरा मलिक, कैपिटल रिसीट्स एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। ओके, कैपिटल रिसीट्स इफरा ये होती हैं कि आपने आपने ये देखना है कि आपने किसी से जो पैसा वगैरह लिया है वो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म के लिए, आपका रूटीन में वो आप ले रहे थे या आपने रूटीन से हट के पैसे लिए हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि आपका सेल्स नॉर्मली आप करते हैं तो ये आपका बिजनेस है, ये रूटीन वर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा एज अ सेल्स रेवेन्यू।
और अगर आप इसी तरह रेंट रिसीव किया है तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। जो चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगी इनकम में, अदर इनकम में, ठीक है, वो सारी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। इसके अलावा अगर एक बिजनेस बैंक लोन लेता है तो बैंक लोन 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता है, वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। इसी तरह बिजनेस क्या करता है, कोई नॉन करंट एसेट जो है, फॉर एग्जांपल कोई कार पुरानी हो गई या उसको चेंज कर दिया आपने, सेल कर दिया, तो वो जितने सेल से पैसे मिलेंगे वो भी कैपिटल रिसीट होगा। इसी तरह आपके पास जो चीजें जो इसमें आ जाती हैं, क्या नाम है इसका, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ना एडिशनल कैपिटल ले लेते हैं, ऑनर से पैसा ले लेते हैं। जो कैपिटल जब आप पैसा लेंगे ऑनर से तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया होता, तो इसलिए वो कैपिटल रिसीट कहलाता है। दैट्स व्हाई दैट वुड बी कंसीडर एज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें और कोई प्रॉब्लम। अच्छा जाजेब, समझ आ गया, ओके गुड। का जो सेल्स रेवेन्यू है, ये नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, जो बिजनेस जो नॉर्मल सेल्स करता है उसको सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू का सिंपल वर्ड भी यूज होता है, सेल्स रेवेन्यू का वर्ड भी यूज होता है, और उसको सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, कंबाइन भी उसे कर लेते हैं, सेल्स रेवेन्यू कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिख देती हैं। ओके वेरी गुड, इफ्रा क्लियर हो गया आपका। ओके, यहाँ तक। अब हम करते हैं इसकी ना प्रैक्टिस करते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें। अब देखें, जो पहली चीज उसने कहा ना, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11.1 है, उसमें देखें जो पार्ट ए है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। The following transactions are taken from the books of H. Hansen for the first week of May 2008। ठीक है, जो 2008 के लिए उसने दिया हुआ डाटा, तो उसमें पहली चीज जो है उसके उसने कहा है कि आपके पास ये है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है उसके ऑफिस में जो एयर कंडीशन वगैरह होंगे ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग में आएंगे, तो वो परमानेंट बिजनेस यूज के लिए होते हैं। वो क्या होते हैं, परमानेंट बिजनेस यूज के लिए। तो जो एसेट आप परमानेंट बिजनेस यूज के लिए लगा रहे हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहला जो होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सेकंड देखें, उसने कहा है कि हमारे पास वेजेस पेड टू द बिजनेस वर्कर्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इट्स बिल्डिंग। ठीक है, आपने क्या किया है, बिल्डिंग को एक्सटेंशन किया है। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग एक्सटेंशन है ना, वो इट सेल्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो लेकिन आपने अपने वर्कर लगाए हुए हैं उनको वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो ये आपका जो है वो, ये आपका, आप किसके लिए दे रहे हैं, आप देखें जब आपने नए रूम बनाए तो नई बिल्डिंग बना ली, फॉर एग्जांपल आपने नई बिल्डिंग बनाई, नई आपने एक्सटेंशन कर दी एसेट में, तो जो एक्सटेंशन कर रहे हैं उसके लिए जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस किसके लिए पे हो रही हैं, एक्सटेंशन के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नॉर्मल वेजेस अगर होती ना, ठीक है, क्या होता, नॉर्मल वेजेस अगर होती तो उनको हम कंसीडर कर लेते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वेजेस पे की जा रही हैं एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की एक्सटेंशन पे डेफिनेटली कितनी कॉस्ट लगेगी, उसका जो मटेरियल लगेगा, सारा ब्रिक्स लगेंगी, उसके बाद वो जो सीमेंट लगेगा, कंक्रीट लगेगी, उसके बाद आयरन रोड्स लगेंगे, प्लस लेबर की कॉस्ट, ये सारी की सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जब बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें ऐड अप कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिन्यूअल ऑफ द पेटेंट्स राइट। अच्छा, जो पेटेंट राइट्स होते हैं ना, ये भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने
कोई एसेट बनाया, फॉर एग्जांपल कोई चीज बनाई और उसके आपने राइट्स ले लिए, उसको सिक्योर कर लिया कि आपके अलावा कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वो जो लीगल राइट्स होते हैं उनको पेटेंट राइट्स कहते हैं। तो आपके पास जो भी लीगल राइट्स आप लेते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और सॉरी, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। ये क्या है? रिन्यूएबल है। आप उसे रिन्यू कर रहे हैं। तो अगर तो ये होता ना, फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। अब ये रिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? रिन्यू हो रहा है। तो जब ये रिन्यू होता है ना, तो वो आपके पास क्या है? अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दिस वुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड वन, ठीक है। ये पहला कैपिटल है, ठीक है। और दूसरा भी आपके पास ना कैपिटल है। थर्ड जो है वो आपका एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट है। पेटेंट राइट्स नॉन करंट एसेट्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो ये नॉन करंट एसेट था, लेकिन आपने क्या उसको रिन्यू करवा रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है, उसको आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मैंने कैपिटल लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डी देखें। डी में वो कहता है कि आपके पास ना द फ्रेट कैरेज, ठीक है, एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट ऑन द न्यू मशीन अमाउंटिंग टू 400, ठीक है। एक न्यू मशीन आपने ली है, उसका फ्रेट कैरेज और आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। आपने वो मशीन मंगवाई है, उसके लिए कैरेज दिया है। कैरेज और फ्रेट एक ही चीज होती है, ठीक है। कैरेज और फ्रेट ये एक ही चीज होती है। अगर तो आप वैसे कैरेज पे कर रहे हैं ना गुड्स के लिए, फॉर रीसेल पर्पस के लिए, जो आपने गुड्स लिए हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है, जैसे आपने यहाँ पर न्यू मशीन ले ली है, तो न्यू मशीन जो है ये आपके पास नॉन करंट एसेट है। जब वो नॉन करंट एसेट आप क्या करेंगे? आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उसको मंगवाने के लिए जो कैरेज कॉस्ट दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट वुड बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ई में उसने कहा कि वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब देखें, ये भी हमने वेजेस पे की हैं, और बी में भी हमने वेजेस पे की थी। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर हम जो वेजेस पे कर रहे हैं ई में, ये हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स तो हमने सेल कर देनी है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। जबकि पार्ट बी में ऊपर सेकंड में जो हम वेजेस पे की थी, वो क्या कर दी है? बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए पे की थी। तो बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए जो पे कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये जो ई में वेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज को दिए हैं, प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज को दिए हैं, वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन डेट कलेक्शन। लीगल एक्सपेंसेस आपने इंकर किए हैं डेट कलेक्ट करने पे, ठीक है। देखें, आपने कस्टमर्स को उधार दे दिया, बाद में उन्होंने डिले करना शुरू कर लिया, और डिले जब करना शुरू कर दिया तो आपने कोई लीगल कॉस्ट लगाई, आपने कोई केस किया, कुछ किया, ठीक है। तो वो जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दैट वुड बी कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर तो लीगल कॉस्ट होती ना प्रॉपर्टी को लेने के लिए, जैसे यहाँ नीचे उसने जी में सेकंड में उसने कहा लीगल कॉस्ट जो है, लीगल कॉस्ट इंकर्ड इन परचेजिंग ऑफ अ लैंडेड प्रॉपर्टी, परचेजिंग ऑफ अ लैंडेड प्रॉपर्टी। इसका मतलब है आपने जमीन परचेज की है, जमीन जो आप लैंड परचेज करेंगे वो आपका नॉन करंट एसेट कहलाएगा। दैट वुड बी नॉन करंट एसेट। तो जो नॉन करंट एसेट होता है वो आपका क्या होता है? कैपिटल है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
उसको इंकर करने के लिए जो भी आप लीगल कॉस्ट लगाएंगे, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी उसमें सॉरी लास्ट सेशन में, कि आपकी ये जो लीगल कॉस्ट है, ये 5th नंबर पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। लीगल कॉस्ट होगी वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो लास्ट वन विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया, लास्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सैयद मोहम्मद हादी क्लियर है, ओके गुड। जन्नत सर एफ पार्ट अगेन एक्सप्लेन कर दें। जो एफ पार्ट है ना, उसमें देखें उसने कहा लीगल एक्सपेंसेस है, एफ और जी दोनों में लीगल है, ठीक है जन्नत सलीम। अब जो इनमें फर्क क्या है, जो एफ पार्ट है ना उसमें ये है कि आपने वो डेट कलेक्शन के लिए किया, और जी पार्ट में आपने प्रॉपर्टी जो नो लैंड है उसको एक्वायर करने के लिए आपने लीगल कॉस्ट लगाई है। नॉन करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी लीगल कॉस्ट होती है वो पार्ट बन जाती है आपके नॉन करंट एसेट का, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। जो डेट कलेक्शन के लिए लीगल कॉस्ट है वो क्या है, वो आपकी शॉर्ट रन होती है कि आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल की थी, उस वो कस्टमर अभी पैसे नहीं दे रहा, तो आपने किसी कोई लीगल कार्रवाई की है, उससे पे आपके एक्सपेंसेस आ गए, तो वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मुस्कान क्लियर है, ओके वेरी गुड। जन्नत क्लियर है या आपको अगर कोई और मसला है आप इसमें इस क्वेश्चन में तो पूछ लें बाकी लोग भी। अच्छा नेक्स्ट देखें, उसने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखें, उसने कहा है 11.2 में कि आपके पास में एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन अल्टरेशन इन विंडोज ऑर्डर्ड बाय द लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। जो विंडोज में अल्टरेशन करवा रहे हैं तो अल्टरेशन जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसमें कहा है कि उसने कहा प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। अब देखें अगर बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और उसमें आप फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका जो बिल्डिंग है अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसकी इंटेंडेड यूज है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने अगर एक यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें आप सारी कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन अभी पेंट नहीं हुए, कलर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप उसे वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन तो ये है कि प्रॉपर तैयार बिल्डिंग हो, फिर वो वर्किंग कंडीशन में आती है, फिर आप उससे अर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है। उसके बाद सी है, उसमें कहा अमाउंट स्पेंट ऑन द रिपेयर्स टू सेकेंड हैंड वैन इन ऑर्डर टू पुट इट इनटू द वर्किंग कंडीशन। अब देखें आपने एक सेकेंड हैंड वैन ली है और उसको आपने वर्किंग कंडीशन में लेके आना, उस वर्किंग कंडीशन के लिए आप रिपेयर करवा रहे हैं। अगर तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप न्यू कोई चीज नहीं लेते बल्कि सेकेंड हैंड लेते हैं, सेकेंड हैंड चीज को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर ये जो रिपेयर्स होंगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगी। हाँ, वर्किंग कंडीशन में आ जाए उसके बाद वर्क चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन काम हो रहा था, एसेट काम कर रहा था, अब क्या हुआ, अब ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा रिपेयर्स करवाई हैं, दोज रिपेयर्स विल बी कंसीडर एज रेवेन्यू रिपेयर्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा वेजेस पे टू द बिजनेस में बिजनेस ऑन वर्कमैन फॉर बिल्डिंग एंड ऑफिस एक्सटेंशन, ठीक है। आपने क्या किया,
तो बिजनेस ने अपने वर्कर्स को बिल्डिंग की ऑफिस एक्सटेंशन के लिए वेजेस पे किए हैं, ठीक है। तो वेजेस वो जो भी पे करें, अपने को पे करें चाहे बाहर से कोई हायर करवा के आप एक्सटेंशन करवा लें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने बिल्डिंग में क्या किया, ऑफिस में एक्सटेंशन की है, इंटेंडेड यूज में लाने तक के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उसके बाद है रेंट पेड ऑन द बिल्डिंग। ई जो पार्ट है उसने कहा रेंट पेड ऑन बिल्डिंग whilst the company negotiated the purchase of that same building, ठीक है। उसने कहा रेंट पेड ऑन अ बिल्डिंग, ठीक है, while the company negotiated the purchase of the same building। आप एक बिल्डिंग में रेंट पे रह रहे हैं, आपकी निगोशिएशन चल रही है कि बिल्डिंग आप परचेज कर लें। जब तक आपने परचेज नहीं किया, वो निगोशिएशन है, तो आप जितना भी उसका रेंट पे करते रहेंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास परचेज ऑफ नंबर प्लेट्स फॉर द न्यू कार परचेज फॉर द बिजनेस, ठीक है। आपने क्या किया है कि नंबर प्लेट्स जो है ना वो लिए हैं न्यू कार के लिए, तो नंबर प्लेट्स आपके ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का नंबर भी तो आपने उसके अंदर ही कंसीडर किया होता है, तो वो आपका गाड़ी की कॉस्ट में शामिल हो जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। कहता है रिन्यूइंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द ऑफिस। रिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब रिपेयर हो रही हैं, पहली दफा नहीं हो रही, रिपेयर हो रही हैं। तो रिपेयर जो हो रही होती हैं वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। रिपेयर्स आर कंसिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली आप देखें जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन है, उसमें देखें उसकी रिक्वायरमेंट देखें। पहले हम रिक्वायरमेंट देखें। उसने कहा कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ वैन टू बी डेबिटेड टू द मोटर वैन अकाउंट। उसने कहा कि मोटर वैन अकाउंट में कौन सी कॉस्ट आप शामिल करेंगे, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपने बताने कितने होंगे। अब उसमें देखें, उसने कहा द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेट टू द यूज टू अ यूज्ड मोटर वैन विच अ फर्म एज रिसेंटली एक्वायर्ड फॉर बिजनेस यूज के लिए उन्होंने एक्वायर की है। नंबर वन, उसने कहा है कि हमारे पास अ यूज्ड वैन परचेज्ड एज एन ऑक्शन फॉर 4000। तो आपने जो वैन परचेज कर रहे हैं, जिस प्राइस पे कर रहे हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ इट्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग। अब आपने यूज्ड ले ली है वैन, अब उसको कंप्लीट आपने ओवरहॉल करवाया, कंप्लीट उसको ठीक करवाया, तो इंटेंडेड यूज में लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी उस पे कॉस्ट लगेगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, दैट वुड बी कंसीडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद उसके नेक्स्ट उसने कहा है कि शेल्विंग कॉस्ट इंकर्ड का मतलब है कि आपने जो वो वैन वगैरह थी उसके अंदर शेल्व्स बनवाई हैं, ठीक है। वैन थी, वैन के अंदर शेल्व्स बनवाई हैं। जैसे आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो वैन होती है उसके अंदर वो शेल्व्स बनी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो भी एक्सटेंशन होती है इंटेंडेड यूज में लाने के लिए, तो वो दैट वुड बी आल्सो कंसीडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद उसने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, द वैन गॉट बैडली डैमेज्ड एंड हैड टू बी रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 800। अब ये जो रिपेयर कॉस्ट है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि गाड़ी इंटेंडेड यूज में थी, वो चल रही थी, उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से अब रिपेयर करवा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद 5 है, उसने कहा $1000 हैड टू बी पेड एज कंपनसेशन टू अ पर्सन इंजर्ड बाय द वैन एक्सीडेंट। अब देखें ये जो फाइन्स वगैरह होते हैं ना, कंपनसेशन आपने दिए, जो पर्सन जो है वो क्या हुआ है, एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, उसको आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है।
तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी फाइन्स होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एनुअल रोड टैक्स, जो रोड टैक्सेस होते हैं वो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या जख्मी होते हैं, उनको जो आप पैसा देते हैं, दैट इज कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट उसने लास्ट में कहा है कि द एक्सपेंसेस ऑन ड्राइवर्स वेजेस, जो एक्सपेंसेस हुए हैं ना ड्राइवर की वेजेस पे और ड्राइवर की वेजेस हैं पेट्रोल एक्स्ट्रा अमाउंटेड टू 1470। तो अब देखें, जो आपने गाड़ी ले ली उसके बाद उसको रन करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, रनिंग कॉस्ट है। ड्राइवर की ज़रूरत है, उसकी जो सैलरीज वेजेस जो बेनिफिट्स वगैरह देंगे वो भी रनिंग कॉस्ट है। तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो आपने जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, एक तो आपके पास मोटर व्हीकल की परचेज प्राइस है, ठीक है, एक ये आ जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर 4000 का। उसके बाद आपके पास कंप्लीट ओवरहॉल जो हो गई है, जो कंप्लीट ओवरहॉलिंग है वो है 1600 की, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो शेल्विंग्स हैं, जो आपने शेल्व्स ऐड करवाई हुई हैं। शेल्विंग्स हैं आपकी 350 की। टोटल कितनी होगी, टोटल आपके पास होगी 5950 की। ये आपके पास टोटल आ गया, टोटल वैन कॉस्ट। वैन की टोटल कॉस्ट आ गई है 5950 की। ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए क्वेश्चन है एक 4 में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 11.4, ये आपने करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने आपने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 11.4, ये आपका होमवर्क है। ठीक हो गया, ये आपका क्या होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है, इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज इसी चैप्टर के हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वो कहता है व्हाट इज नेसेसरी टू इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इनमें हमने डिफरेंस करना है, डिस्टिंक्शन करनी है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। तो कब हम क्यों करते हैं, उसने कहा कि व्हेन मस्ट दिस डिस्टिंक्शन बी मेड। ठीक है, आपने कब इसकी डिस्टिंक्शन करनी है, इसमें डिफरेंस कब आपने क्रिएट करना है, क्यों करते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, कब करते हैं। उसने कहा कि व्हेन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, नहीं जरूरी नहीं है कैश बजट में रेवेन्यू कैपिटल दो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, बजटिंग अभी आपकी नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं होता। व्हेन प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैलकुलेशंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो होती है ना, वो ये होता है कि आपने लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप जब उन प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, कोई एक प्लांट लगाना है, अगर 20 साल 30 साल उसको यूज करना है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं ना, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो होती है ना, कि इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना है, इवेल्युएट करना है, उसको जब प्रिपेयर करते हैं तब जरूरी होता है। नहीं तब भी ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट्स। जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम जरूरी होता है
कि आपको पता हो कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लिखते हैं, ठीक है, एज अ नॉन करंट एसेट। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है, एज एक्सपेंसेस। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये इट सीम्स करेक्ट। फिर उसके बाद लास्ट है वो कहता है व्हेन प्रिपेयरिंग द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट परचेजेस का जो कंट्रोल अकाउंट बनता है, या आप कह सकते हैं ट्रेड पेबल्स का जो अकाउंट बनता है तब चाहिए। तो ट्रेड पेबल्स का जो अकाउंट बनेगा उस टाइम तो हमें ये चाहिए ही नहीं डिस्टिंक्शन कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखें, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास, उसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है इनमें से? कहता है एक्विजिशन ऑफ एन अदर बिजनेस। जो आप एक और बिजनेस एक्वायर करेंगे तो ये नॉन करंट एसेट है, आप एक नया बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऑडिटर्स फी, ऑडिटर जो होता है ना, ये सैलरीज एंड वेजेस होती हैं, उसकी जो पे होती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेज करने पे जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। उसके बाद है परचेज ऑफ प्रीमिसेस, आपने प्रीमिसेस को परचेज करना है, तो प्रीमिसेस आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। प्रीमिसेस क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। जब उनको परचेज किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। मुस्कान, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर जो होता है उसका मतलब ये होता है जब आप अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं, अकाउंट्स अकाउंट जो है ना डिपार्टमेंट जो होता है वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको चेक करने के लिए कि वो क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक बनाया है, उसको जो चेक करता है वो ऑडिटर कहलाते हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ से क्वालिफाई करके चले जाना है तो आपने भी ऑडिटर ही बनना है, ठीक है। तो फिर आप चेक करेंगे, जिन लोगों ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स बना लिए होते हैं उसको चेक करते हैं कि वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट और इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो सही फॉलो हुए हैं, उनके मुताबिक बना है कि नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि विच पेमेंट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो अमाउंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगी इन द अकाउंट्स ऑफ अ होटल, ठीक है। उसमें देखें, उसने कहा इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू अलार्म। आपने न्यू अलार्म लगाया, जो न्यू अलार्म आप लगा रहे हैं उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। उसने कहा कि लीगल फी फॉर डेट कलेक्शन, लीगल फी डेट कलेक्शन के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। लीगल फी, नेक्स्ट उसने कहा लीगल फी इंकर्ड, लीगल फी इंकर्ड है फॉर द परचेज ऑफ द होटल। तो होटल नॉन करंट एसेट है, उसको परचेज करने के लिए जो भी लीगल फी लगी है वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। उसके बाद उसने कहा परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कंप्यूटर एक परचेज, परचेज ऑफ अ कंप्यूटर वो आपका नॉन करंट एसेट है, तो पर आपका नॉन करंट एसेट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि हाउ मच शुड बी डेबिटेड टू द ट्रक अकाउंट। आपके जो ट्रक अकाउंट है उसमें कितनी अमाउंट जानी चाहिए, ठीक हो गया। उसने कहा है कि ऑन 1 जनवरी
2002 a second hand truck was bought for 15,000। सेकेंड हैंड ट्रक बेचा, परचेज किया आपने कितने का? 15,000 का। तो जो सेकेंड हैंड ट्रक आपने परचेज किया है उसकी जो कॉस्ट है वो तो आपकी कॉस्ट बनेगी बनेगी, वो आपकी परचेज प्राइस आ गई, ठीक है, वो इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन द डेट ऑफ द परचेज दैट द ट्रक्स इंजन डिड नॉट वर्क, ठीक है, कि उस टाइम पता चला कि इंजन ने तो काम ही नहीं किया। द टेबल शोज वर्क सब्सिक्वेंटली कैरिड आउट ऑन द ट्रक। अब ट्रक पे जो 3 जनवरी 2001 को काम हुआ है वो क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि उन्होंने इंजन रिप्लेस करवा दिया। अब ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि अब ट्रक को क्या करना है? वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। उसके बाद 15 जनवरी को क्या हुआ है कि शेल्व्स आपने फिट किए हैं, तो इससे भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये भी आपके पास उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो दो कॉस्ट हैं ये तो आपके पास आनी आनी है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ऐड हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कॉस्ट है ना उसने दी हुई है आपके पास, ये कितनी हो गई? 8,500 प्लस 2,100, ये भी ऐड हो जाएगी उसमें, पहले 15,000 प्लस ये दोनों। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना जो गियर बॉक्स है उसको क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, गियर बॉक्स को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया गया। अब आपके पास जो कॉस्ट है वो जरा ऐड करें, आपके पास कितनी बनती हैं इन तीनों कॉस्ट को, ऊपर वाली को और इसमें गियर बॉक्स भी, क्योंकि अब गियर बॉक्स भी अब आपके पास आ गया, वो भी आपने शामिल करना है। 15,000 आपकी कॉस्ट है शुरू की, पहली कॉस्ट है 15,000 की, ठीक है, प्लस उसमें 8,500 आपके पास आ गया जो आपने इंजन रिप्लेस किया है, प्लस शेल्व्स जो हैं वो आपने उसमें डाली हैं, तो वो 2,100 की आपने डाल दी हैं। तो आपके पास ये कॉस्ट बनती है 25,600। अब ये जो गियर बॉक्स है ना ये रिप्लेस हो गया है, तो जो रिप्लेसमेंट होती है इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। ये क्या होता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिप्लेस हो गया है, ठीक है। जब भी आप रिप्लेस करेंगे चीज तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में 15,000 प्लस 8,500 प्लस 2,100, तो ये टोटल कितना बन जाता है? 25,600। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट कहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल कौन सी है? उसमें पहला है पेमेंट फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप रूटीन में पे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेजेस, जो आपके एम्प्लॉयज वेजेस हैं वो भी आप रूटीन एक्सपेंसेस हैं, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। परचेज ऑफ ब्रांड नेम, जब आपने कोई ब्रांड नेम परचेज करना है और अपना बिजनेस करना है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप जे डॉट की ब्रांड्स खरीद लेते हैं और उसके आगे बिजनेस करते हैं, बोनेंजा की ब्रांड परचेज कर लेते हैं, बिजनेस करते हैं, यूनिवर्स की ब्रांड आप परचेज करते हैं, आगे बिजनेस करते हैं, ये सारी ब्रांड्स हैं। जब आप ब्रांड परचेज करते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज भी शॉर्ट टर्म है, आपने परचेज की हैं गुड्स और फिर सेल कर दी, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो 6 है उसमें उसने कहा है कि विच आइटम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? उसने कहा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग न्यू ऑफिस प्रीमिसेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आपने न्यू ऑफिस बनाया है, ठीक है, उसकी प्रीमिसेस को आपने क्या किया है? पेंट किया है। तो आप फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं, उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर किसके लिए है? टू द फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है उसको रिपेयर करवाया, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसने कहा है कि लीगल फीस फॉर द परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री परमिट।
फैक्ट्री परमिट लेना है आपने, न्यू फैक्ट्री परमिट लेना है, तो न्यू फैक्ट्री परमिट जो है उसके लिए आपने क्या किया, लीगल फी दी है। तो आपने क्या किया, ये आपका नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट के लिए जो एक्वायर करने के लिए जो भी आप लीगल फी देंगे दैट वुड बी कंसीडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डी में उसने कहा वेजेस ऑफ द कंपनीज ओन वर्कमैन फॉर द बिल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एक्सटेंशन। आप ऑफिस एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसके लिए आपने जो भी बिल्डिंग में वर्कर काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस दी हैं एक्सटेंशन के लिए, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। देन द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग थ्री आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करें जरा, कि आपकी क्या आंसर आता है उसमें। देखें उसने कहा है कि कहता है विच अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड एज द कॉस्ट ऑफ द शॉप। कौन सी आपने कैपिटलाइज करनी है कॉस्ट, वो निकालें आप। करें इसकी कैलकुलेशन, कौन कौन सी चीजें आप शामिल करेंगे, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देखें कर लिया आपने। देखें अपना आंसर वेरीफाई करें कि आपके पास उसने कहा है कि आपके पास ना जो परचेज द परचेज प्राइस ऑफ द शॉप, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लीगल फी जो आपने पे की है इंकर्ड इन द परचेज ऑफ द शॉप, ये लीगल फी भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री आपके पास करंट एसेट होता है। ठीक है, ये आपने इनिशियल इन्वेंट्री परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये नहीं आएगा, ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन लगाएं उसको कॉस्ट को इंकर करने के, उसको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट होगी दैट वुड बी कंसीडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास चार में से तीन जो है एक्सपेंसेस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो हमारे पास 680 प्लस 7200 प्लस 47,300, तो हमारे पास ये बनेगा 734,500। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके मुस्कान वेरी गुड। अन्नाबिया जैन आपने भी, ओके वेरी गुड, गुड कैलकुलेशंस। सैयद मोहम्मद हादी वेरी गुड। ओके दैट्स गुड कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं इजीली और आप उसको कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसने कहा कि विच आइटम शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ें ज़रा, रीड करें।
ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में सेइंग दैट व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। उसने कहा द एडिशन ऑफ अ बैकअप सिस्टम ऑन एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एट अ कॉस्ट ऑफ 900। जो आप एडिशन कर रहे हैं बैकअप सिस्टम से, इससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो आउटपुट वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगले नेक्स्ट देखें, उसमें कहा कॉस्ट इंकर्ड इन रिपेयरिंग, जो रिपेयरिंग अ कार व्हेन द कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, रिपेयर की जो कॉस्ट है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। आपने अगर फर्स्ट टाइम ले लिए सेकेंड हैंड गाड़ी ली है और सेकेंड हैंड गाड़ी को आपने रिपेयर करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, इन दैट केस दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज दैट वुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद सी में देखें, उसने कहा रेंट पेड ऑन द फैक्ट्री while the company negotiated the purchase of the same factory। ठीक है, वही है रेंट पेड, आपने ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने रेंट पे किया, आप नेगोशिएट कर रहे हैं, बेशक नेगोशिएट करते रहें जब तक वो आपकी बिल्डिंग अपनी नहीं है, जो भी रेंट पे करेंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कहता रिप्लेसमेंट ऑफ द वुडन फेंस विद द न्यू फेंस, आप रिप्लेसमेंट कर दें तो रिप्लेसमेंट जो होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, उसने कहता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन द मशीन ड्यूरिंग द ईयर हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब उसमें इंश्योर आपको डिफरेंट दे दिए एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस कॉस्ट दे दी है उसने। उसने कहा न्यू इंजन मशीन विल नाउ प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स पर आवर। अब यहाँ देखें, उसने कहा मशीन अब क्या करेगी, न्यू इंजन डाला है, उससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पर आवर ज्यादा आउटपुट देगी। ठीक है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जब अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, और लास्ट उसने कहा क्लीनिंग कॉस्ट है। कहता है हाउ मच ऑफ दिस एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने बताना है कि इसमें से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप देखें, जो इंश्योरेंस है ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और जो क्लीनिंग कॉस्ट होती है ये भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। न्यू इंजन रखा है, उससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपके पास 12,300 कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। 12,300 की जो ऑप्शन 22,000 सॉरी 22,300 उसकी ऑप्शन है बी। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा है कि अब कहता है एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। कहता व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब वो कहता है कि बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये जाना चाहिए था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। इनकम स्टेटमेंट में क्या कर लिया, एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। अब यहाँ देखें इस एरर का इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज को यहाँ उसने ओवरस्टेट अंडरस्टेट दो वर्ड यूज किए हैं। आपके एक्सपेंसेस को आपने क्या किया, ओवरस्टेट किया है, आपने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट किया है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो अंडरस्टेट हो गए। ये क्या हो गए, अंडरस्टेट हो गए प्रॉफिट्स। तो आपके जो एसेट्स हैं उसमें देखें कि नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो आपने नहीं लिखे, तो नॉन करंट एसेट्स भी कम वैल्यू हो गए, वो भी अंडरस्टेट हैं। वो भी क्या है, अंडरस्टेटेड है, कि आपने नॉन करंट एसेट्स को कम लिखा हुआ है, आपने एक्सपेंसेस को ज्यादा लिखा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट जो हैं वो कम हो गए। तो अब उसने इम्पैक्ट मांगा प्रॉफिट पे और नॉन करंट एसेट्स पे। ठीक है,
तो आपके प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो गए और आपके पास जो एसेट्स हैं वो भी अंडरस्टेट हैं। तो आप यहाँ पर आंसर देखें कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही अंडरस्टेट है, तो वो आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। उसने कहा कि एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज, अब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस आना चाहिए था। कहता है हैज बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिए। अब आपने यहाँ पर ना ऊपर से रिवर्स वाला केस किया ऊपर, कि आपके पास जो एक्सपेंसेस थे उसके बाद उसका प्रॉफिट और उसके बाद उसके एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट और एसेट्स। अब आपने क्या किया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंस था उसको एक्सपेंस नहीं लिखा, उसको बल्कि क्या कर दिया आपने, जाके नॉन करंट एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। कहता है कि व्हाट इफेक्ट विल करेक्शन ऑफ दिस एरर हैज ऑन द एसेट। अच्छा, अब उसने कहा है कि पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसने कहा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। क्वेश्चन नंबर 10 में था कि इस एरर का इफेक्ट क्या होगा, हमने वो एरर का इफेक्ट बताया। अब उसने कहा है कि जब आप इस करेक्शन, ये एरर होगा इसको करेक्ट करेंगे दूसरे 11 क्वेश्चन में, तो उसको करेक्ट करने से क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। देखें, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखा था, उसको कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया था। अब दोबारा जब उसे आप रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे करेक्ट करने से। वो इंक्रीज होंगे तो आपके डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और एसेट पे क्या इफेक्ट होगा कि आपने एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाके लिख दिए थे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब नॉन करंट एसेट आपने रिकॉर्ड कर लिया था, एक नॉर्मल एक्सपेंस किया है। जैसे आपने रिपेयर करवाया और आपने मशीनरी के अकाउंट में जाके बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख दिया उसे, तो अब जब आप उसे करेक्ट करेंगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें आपकी ऑप्शन कौन सी बनेगी इसमें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 की, कि आपके पास दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, ऊपर वाला ही इम्पैक्ट आएगा इसमें भी। ठीक है, ये करेक्शन का इम्पैक्ट है और ऊपर वाला जो इम्पैक्ट है वो क्या है, वो एरर वाला इम्पैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि एरर होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें कि करेक्शन होगी तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, उसने कहा है कि अ स्पेंडर ऑन द रोड हॉलेज बिजनेस। ठीक है, रोड हॉलेज का बिजनेस है। कहता है विच वुड बी क्लासिफाइड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, उसने कहा कि परचेज ऑफ नंबर प्लेट्स फॉर न्यू लॉरीज, जो नंबर प्लेट्स हैं आपने नई लॉरीज नई गाड़ियां हैं उसके लिए आपने क्या किया है, उसके लिए आपने नंबर प्लेट्स परचेज कर लिए हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर वो कहता है परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट फ्यूल, जो रिप्लेसमेंट फ्यूल है उसको क्या किया आपने, परचेज किया है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूल पंप फॉर लॉरीज, रिप्लेसमेंट जब भी होती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा द परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट टायर्स, टायर्स रिप्लेस कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट उसने डी में कहा है कि परचेज ऑफ रोड टैक्स लाइसेंस, जो रोड टैक्स लाइसेंस आप परचेज कर रहे हैं वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पहला जो नंबर प्लेट लगवाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा इसकी कैलकुलेशन करें जरा आप।
आपकी क्या कैलकुलेशन आती है? कहता हाउ मच शुड बी डेबिटेड टू द मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन में आपने कितने इसको शामिल करने हैं, पैसे शामिल करने हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी मोटर वैन की, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, कैलकुलेशन करें इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर मैं कैलकुलेशंस करवाता हूँ ताकि ये आपका वेरीफाई हो जाए। ठीक, कर लिया। आप देखें, उसने कहा बिजनेस परचेज अ न्यू वैन, द टेबल शोज द परचेज इनवॉइस डिटेल्स। अब उसमें उसने पहली परचेज प्राइस दे दी है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये भी आएगा। साइन राइटिंग, साइन राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो वैन आई है आपके पास, उसके ऊपर आपने कंपनी का लोगो वगैरह बनवाया है, साइन बनवाया है, कुछ बनवाया है। तो जब आप उसको साइन वगैरह बनवाते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रोड टैक्स है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टैंक ऑफ फ्यूल है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो तीन चीजें आती हैं, 13,000 प्लस 500 प्लस 700। So 13,000 and 700 will be the answer. Part B will be the answer here. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि हमारे पास ना 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच आइटम शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा आइटम जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका आ रहा है वो कौन सा आइटम होगा। उसमें उसने कहा है कॉस्ट ऑफ कैरेज ऑन द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जो कैरेज कॉस्ट होती है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट रिप्लेस हो रही हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ द नॉन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, रिपेयर्स ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप करें, उसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा वो निकालें। कहता है द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द एक्सपेंडिचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ आर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उनके पहले महीने के ये एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे आए हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी डिटेल गिवन है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो देखें कौन कौन से आते हैं, फिर मैं ये करवाता हूँ, आप करें इसको, फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बाबा ओके, आप देखें, आप, मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें वो कह रहा है कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेंट जो होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रोड टैक्सेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। परचेज ऑफ व्हीकल जो है, परचेज प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद नंबर प्लेट्स जो आप लगवाते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पेंटिंग ऑफ व्हीकल इन द कंपनी कलर, अब आपने क्या किया, आपने व्हीकल्स को कंपनी के कलर में स्पेसिफिक कलर करवाया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है,
वेजेस फॉर द लॉरी ड्राइवर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और वेजेस फॉर द पेंटिंग व्हीकल, जो आपने अपने व्हीकल पेंट करवाई है उस पे जो है अपने एक्सपेंसेस लगाए हैं, जो कॉस्ट लगाई है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आपके पास 15,000 प्लस 150 प्लस 750 प्लस 150, ये आप ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा दैट वुड बी $16,050 का। ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रिमेनिंग एक्सपेंडिचर्स विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें वो कहता है कि what would be treated as a part of the capital cost of the purchase of a building? You are required to tell about the capital cost, capital expenditure. Legal cost of the purchase, this would be the capital expenditure. ठीक हो गया। ये कौन से आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लीगल कॉस्ट है, इंजीनियर की कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, और सॉरी और आर्किटेक्चर की, वो सारी की सारी जितनी भी कॉस्ट हैं वो आपकी कैपिटल कॉस्ट कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखें रीडेकोरेशन। रीडेकोरेशन का मतलब है कि आपने दोबारा बिल्डिंग को डेकोरेट किया, तो ये तो रिपेयर की तरह है, रिन्यूअल की तरह है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग नीडेड फॉर द मशीनरी इन द बिल्डिंग। आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाया, तो वो आपका नॉन करंट एसेट होता है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग में आता है, तो आपके पास ये भी आ जाएगा, सेकंड नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो वन और थर्ड ये दोनों होंगे, तो इसका मतलब है कि वन एंड थर्ड ओनली का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या कहता है? कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट फिगर। आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट फिगर क्या होगा? उसने कहा है कि अ कंपनीज नेट प्रॉफिट इज 20,000। कितना प्रॉफिट है? 20,000। कैपिटल रिसीट हुई है 5,000 की, हैव बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। आपने कैपिटल रिसीट हुई है, जैसा कि आपको कैपिटल रिसीट ये हो सकती है कि आपको पैसे मिले, इन्वेस्टमेंट आ गई है बिजनेस में, या बैंक से लोन लिया है और आपने उसे इनकम में जाके लिख दिया है। जब आप इनकम में जाके लिखेंगे तो आपने इनकम को क्या किया हुआ है? ओवर स्टेट किया हुआ है बाय कितने से? कितने से? 5,000 से। आपने एक तो ये रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करके इसको आपने यहाँ पर इनकम जो है उसको आपने क्या किया हुआ है? ओवर स्टेट किया हुआ है कितने से? 5,000 से। इसका मतलब है प्रॉफिट भी आपके 5,000 से ओवर स्टेट हुए हुए हैं। उसके बाद उसने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4,000 जो है ना हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने फिर जो एक्सपेंडिचर्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट के तौर पर लिखना था, लेकिन आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, तो एक्सपेंसेस भी आपने इंक्रीज कर दिए हैं, और कितने से? 4,000 से। अब आप जब करेक्शन करेंगे तो उसका प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट होगा। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है कितने का? नेट प्रॉफिट आपका शो हो रहा है कितने का? 20,000 का। ठीक है, ये प्रॉफिट है। जब आप करेक्शन करेंगे ना पहले की, जो कैपिटल रिसीट की हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए थी। आपने इनकम स्टेटमेंट में एज अ रेवेन्यू लिख दिया, मतलब सेल्स ट्रीट कर लिया या अदर इनकम, उसने एज अ रेवेन्यू रिसीट लिखा हुआ है। आपने अदर इनकम ट्रीट किया हुआ है। जब आप इसे करेक्ट करेंगे तो इनकम में से इसे माइनस कर देंगे। जब इनकम में से माइनस होंगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा 5,000 से। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा 5,000 से। दूसरे नंबर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 4,000 का, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाके ट्रीट कर लिया है। इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंसेस इंक्रीज किए हुए हैं। अब जब इसकी करेक्शन करेंगे तो एक्सपेंसेस आप कम करेंगे तो प्रॉफिट आपका उतने से बढ़ जाएगा।
एक्सपेंसेस जितने से कम करेंगे प्रॉफिट उतने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी कि 20,000 में 5,000 माइनस कर दें, 4,000 ऐड अप कर दें। ठीक है, तो ये 19,000 इज द आंसर। ये करेक्टेड प्रॉफिट आपका, दिस इज योर करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें जो नेक्स्ट है ना, उसमें अच्छा अभी आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 18 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन रह गए हैं। अब आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अभी तक के लिए आज के लिए ये चैप्टर काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा जो चीज़ ना आई मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन रह गए हैं आपके 18 से 23 तक, तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फिर हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कल। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।